सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 है। जिन लोगों ने पार्ट 2 एंड पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कृपया वो लेक्चर देख लें। देन इस लेक्चर पे आए तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो जो लोग नए हैं उनको चैनल का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं इस चैनल पे एनसीईआरटी के हर एक लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ, कोई ऐसा लाइन नहीं है जिसको मैं छोड़ता हूँ। और इतना ही नहीं, इसके साथ मैं जो भी एनसीईआरटी में आप लोग लाइन के साथ साथ देखते होंगे एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स, वो सारे चीज़ भी मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी कराता हूँ। कोई सीक्वेंस चेंज नहीं होता, एकदम लाइन बाई लाइन हम पढ़ाते हैं। जहाँ मुझे नीड पड़ती है वहाँ एनसीईआरटी के बाहर भी जाते हैं। तो इसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। मैं इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन का ऐसा नहीं है कि पीडीएफ देता हूँ, मैं उसके क्वेश्चन को और आंसर को एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं 10th का सिलेबस बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। तो जिन लोगों को ये नोट चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी विथ बीसू। ये पढ़ लेने के बाद उन्हें एनसीईआरटी भी पढ़ने की नीड नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। सेम एनसीईआरटी का ये लाइन होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग लेक्चर अपना शुरू करते हैं। तो जैसा कि जो लोग थोड़ा सा मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को समराइज यहाँ पे कर देता हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से और रिलेट कर पाओ, आपका रिवीजन भी हो जाए और आगे हम लोग तब बढ़ेंगे। तो पहले लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कोई भी चेंज होता है तो उसको हम लोग कैसे केमिकल रिएक्शन तो कह नहीं सकते हैं। तो कुछ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एक्टिविटी किया, कुछ रिएक्शन परफॉर्म किया। देन हम लोगों ने 5 ऐसे केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज देखे जब वो हैपेंस होता है कोई भी चेंज में, तब हम लोग कहते हैं कि वो जो चेंज है केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। देन हम लोगों ने पार्ट 2 में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को लिखना सीखा। आखिर केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो पहले हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में फॉर एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन या फिर मैग्नीशियम हीटेड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम लोग और इससे ज़्यादा हम लोग को इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश किया। तो उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं, यानी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग केमिकल रिएक्शन को दर्शाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या सीखा, उसमें जैसे इसी रिएक्शन को देखो तो इसको शॉर्ट में देखो तो Mg प्लस, जैसे कि देखो Mg प्लस O2, देन क्या होगा MgO। तो ये कितना शॉर्ट में लिखा गया, सेंटेंस के फॉर्म में नहीं है, लंबा नहीं है, तो ये आसान हम लोग के लिए हो गया। तो इसीलिए हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, कैसे बैलेंस किया जाता है वो हम लोगों ने देखा। देन हम लोगों ने देखा कि आखिर बैलेंसिंग की नीड क्यों पड़ती है। तो वो मास कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट जो होते हैं उनका मास केमिकल रिएक्शन के बाद इक्वल होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास, इसलिए हम लोग को बैलेंसिंग की नीड पड़ती है। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर में हम लोग आज के क्लास व्हाट वी विल लर्न इन टुडे क्लास, तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन तो लिख लेते हैं, उसका सारा फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह। अब कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग हीट देते हैं, तो ये एक कंडीशन हो गया हीट देना। उसको हम लोग एक प्रेशर देते हैं कि इतना ही प्रेशर पे वो केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये कंडीशन आखिर कहाँ लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन में, उसको हम लोग सीखेंगे। देन फाइनली लास्ट टॉपिक हम लोग का केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो राइटिंग कंडीशन एंड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मैं बताता हूं, डोंट वरी क्या होता है। तो राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी केमिकल रिएक्शन किस कंडीशन में टेक्स प्लेस हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, उसको हम लोग लिखें, कहाँ लिखते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ देखो एरो के, ये एरो है तो इसके हम लोग ऊपर लिखते हैं या फिर नीचे, वो हमारे मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि देखो इथाइलिन है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है इथेन, ठीक। तो इसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं Na, और ये उसका कंडीशन होता है कि इतना ही टेम्परेचर होगा तभी ये रिएक्शन परफॉर्म होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। और कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्ट नहीं करता है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके बस स्पीड को बढ़ा देता है, ना ही उसमें पार्टिसिपेट करता है और ना ही उसमें कंज्यूम होता है, ठीक है। बस ये केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए 3000 डिग्री हम लोग को सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो देखिए ये एरो के ऊपर लिखा है, तो बेसिकली यही होता है राइटिंग कंडीशन, इसी को कंडीशन लिखना हम लोग, ये आप लोग को लिखना चाहिए हर एक रिएक्शन में। अब यहाँ पे जाके ये एक केमिकल इक्वेशन फाइनली कंप्लीट हुआ, वहां तक भी इनकम्प्लीट था, ये एक वेल मेंटेन वे में केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने लिखना सीख लिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं
जो सबसे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो पहला होता है केमिकल रिएक्शन, इसी के अंदर हम लोग एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ेंगे। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हम लोग केमिकल इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको एक साथ में जब दोनों रिएक्शन एक साथ हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो वैसे रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारे चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं बस तीन नहीं, दो ही ये रिएक्शन को कवर करूंगा, क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स है, तो इसीलिए मैं वो सब कराऊंगा। और पार्ट जो लास्ट आएगा, जो लास्ट लेक्चर 4 आएगा, उसमें मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और कोरिजन और रेंसिडिटी, जो लास्ट टॉपिक बच जाएगा, वो मैं करा दूंगा। तो ये 4 लेक्चर में ये चैप्टर फाइनली खत्म होगा। देन उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन आएगा और एक्सरसाइज सोल्यूशन आएगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आखिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? तो रिएक्शन in which two or more reactants combine to form one product are called combination reaction। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाए, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए यहाँ पर ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है यानी कंपाउंड है, ये दोनों रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। When carbon is burnt in oxygen, carbon dioxide is formed. In this reaction, carbon is combined with oxygen to form a single product, carbon dioxide। जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ देखिए रिएक्टेंट में दो एलिमेंट्स हैं और दो एलिमेंट्स अपन में कंबाइन करके एक सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओनली वन प्रोडक्ट, सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। तो एक्टिविटी 1.4, ये हम लोग कॉम्बिनेशन ही रिएक्शन के एग्जाम्पल्स को देखना है विथ एक्टिविटी, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिया है और आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे उस दिन पता चलेगा कि एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करके दो, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट का डेटा बनाओ जिसमें आप उस एक्सपेरिमेंट को करो, देन आप उसमें क्या ऑब्जर्व किए वो सारे चीज़ को लिखो, डायग्राम बनाओ, तब उस समय आप लोग को इग्नोर करने का मतलब पता चलेगा। इसीलिए एक्सपेरिमेंट को इग्नोर मत करो, पढ़ते चलो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 1.4, इसमें क्या करना है, हम लोग को एक बीकर लेना है, ठीक है, उसमें क्विक लाइम लेना है, ठीक है। क्विक लाइम को जनरल भाषा में हम लोग चूना पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है। और उसमें वाटर धीरे धीरे डालना है, ठीक है। और वाटर डालने के बाद उस बीकर को टच करना है। ये एक्सपेरिमेंट जो लोग मेरा पार्ट 1 देखे होंगे, पार्ट 1 ही, उससे वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। वहाँ पे मैंने इसको अपने मन से कराया था, यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने कराया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद उस बीकर को टच करना है। पहले तो एक बीकर लिए, उसके अंदर हम लोग क्या लिए, क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम क्या होता है, वो क्या होता है, CaO है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो, ठीक है। तो उसमें अब हम लोग को धीरे धीरे पानी डालना है, अचानक से नहीं डालना है, ठीक। देन उस बीकर को हम लोग को टच करके देखना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, द बीकर फील्स टू क्विट हॉट, मतलब कि वो बीकर जो है हम लोग को गर्म लगेगा, ठीक। ये क्यों होता है, क्योंकि जब उस जो वाटर है जो क्विक लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो वो हीट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, हीट को हम लोग अनदर लैंग्वेज में एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या होते हैं, वाटर, आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे भी देखो दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ये एक दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देन हम लोग चलिए आगे चलते हैं, ठीक। डिड यू नो, ये एक टॉपिक दिया हुआ एनसीईआरटी में, आप लोग को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बेस इससे क्वेश्चन आ सकता है। ए सॉल्यूशन ऑफ साइक्लाइन प्रोड्यूस्ड बाई द reaction used for whitewashing wall, calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air with a thin layer of calcium carbonate
ऑन द वाल। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये हम लोगों ने स्लैग्ड लाइम को फाइनली प्रोड्यूस कर लिया, स्लैग्ड लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर में मिक्स हुआ, इसका हम लोग क्या करते हैं, जब नया हम लोग का घर बनता है ना, तो उस पर वो पोचारा भी जनरल भाषा में उसको, मतलब उसको रीजनल लैंग्वेज में पोचारा भी बोलते हैं, पेंट से पहले उसको वाल पे लगाया जाता है। ठीक, तो हम लोग जब उस पर लगाते हैं तो जब हम लोग के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर इनिशियल में जब ये हुआ है तो यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं है, लेकिन यही जो चीज पहले हो चुका है वो देखिए एकदम डार्क कलर का व्हाइट हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी चीज समझ में आया होगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula of marble, ये मार्बल का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब कि ये एक अब तुरंत करने के बाद एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करके बनाता है, धीरे धीरे रिएक्ट करके 2-3 दिन बाद हम लोग को वो एकदम प्योर वाइट दिखता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ऐसा दिखता है और देन फाइनल स्टेज में ऐसा दिखता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, देन हम लोग आगे चलते हैं। तो इन एक्टिविटी 1.4 यानी वो हम लोग कौन वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं, CaO प्लस H2O यानी क्विक लाइम प्लस वाटर, देन क्या फॉर्म हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुआ था, यानी हीट बाहर आया था। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आई रिपीट माई सेल्फ, वैसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होते हैं रिएक्शन के दौरान उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस बर्न होता है उसका, नेचुरल गैस को क्या बोलते हैं, मीथेन भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CH4। ये आपको उतना याद करने का जरूरत नहीं है, वो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होता है तो CO2 रिलीज करता है और H2O रिलीज करता है। ये एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नहीं है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, जो हम लोग रेस्पिरेट करते हैं, जो हम लोग का रेस्पिरेशन होता है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसा कि हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में देखा हुआ था कि जब हम लोग का फूड बन जाता था, ग्लूकोज जब सेल तक आ जाता था, तो वहां पे हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस ग्लूकोज को बर्न करते थे, जलाते थे, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता था, यही एनर्जी रिलीज होता है। ठीक, तो इसी को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड along with the formation of product is called इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज नहीं होते हैं, हीट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि जब हम लोग रिएक्शन करेंगे, जब उस रिएक्शन को टच करेंगे तो वो थोड़ा सा कोल्ड होगा, यानी जो इनिशियल टेम्परेचर मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस था तो रिएक्शन के बाद 15 डिग्री हो गया, यानी हीट जो है एब्जॉर्ब हो गया। तो वैसे रिएक्शन को इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन विच इज इंडोथर्मिक एज कुकिंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ हीटिंग। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो उसको बिना हम लोग हीट दिए क्या खाना बन जाता है, जब हम लोग हीट देते हैं तो उनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है और तब फाइनली फूड बनता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट इज रिक्वायर्ड, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, जैसे कि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें भी सनलाइट की नीड होती है, यानी वहां पे भी उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग वो बाहर से हीट देना पड़ता है। तो ये भी एक इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो चलिए, तो इसी के साथ ये बच्चा क्या सोच रहा है कि इतना अच्छा से समझ में आ रहा है तो एक चैनल, इस वीडियो को लाइक तो बनता है, ये भी इतना फिंगर दिखा दिखा के क्या बोल रहा है, वीडियो को जरूर लाइक करो। और इस वीडियो को उन लोगों, मैं सब्सक्राइब के लिए आपको जोर नहीं बोलूँगा, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों तक पहुँचाओ जिन लोग कोचिंग को एफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कोई अपने चैनल पर सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा हूँ, एकदम फ्री में NCERT के हर एक लाइन, हर एक एक्टिविटी को पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ को करा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं नोट्स भी फ्री में दे रहा हूँ, 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ। मैं एकदम डेडिकेटेड हूँ। क्या आप डेडिकेटेड हो? क्या अपने तक देख के रख रहे हो? तो नहीं रखो। जिन लोगों को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों को स्कूल क्लास कोचिंग के बाद भी समझ में नहीं आता, उन लोगों तक ये लेक्चर जरूर पहुंचाओ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब क्या देखते हैं, फन फैक्ट। जो लोग मेरा पहले का लेक्चर देखते होंगे वो लोग जानते होंगे कि ब्रेक के बाद हम लोग एक फन फैक्ट देखते हैं। तो डिड यू नो, ये प्यारी सी लड़की क्या बोल रही है, क्या आप जानते हो? इट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल टू ट्रैवल बैक एंड फोर्थ इन द टाइम, यानी कि थ्योरेटिकल आइंस्टीन के लॉ ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम लोग टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं, यानी आगे पीछे पास्ट फ्यूचर में हम लोग जा सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉसिबल है, अगर वैसा स्पेसशिप बन गया तो प्रैक्टिकल भी पॉसिबल होगा। तो इस पे अगर आप लोग
अगर चाहते हो कि मैं एक टाइम ट्रैवल का बहुत अच्छा मेरे पास स्टोरी है, मैंने लॉ ऑफ रिलेटिविटी का बुक पढ़ा हुआ है आइंस्टीन का, तो आप लोग को अगर लगता होगा कि आप लोग को उसके बारे में जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन करना कि भैया टाइम ट्रैवल के बारे में बताओ, देन मैं उसका अलग एक वीडियो बनाऊंगा अबाउट टाइम ट्रैवल, और तब मैं उसको अपलोड करूंगा, तो वो आप लोग को जरूर अच्छा लगा, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। देन चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देन अब हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अच्छे से देख लिया, अब हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आखिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेम अपोजिट होता है, समझो, ठीक। उसमें क्या होता था, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, तो वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो दो एक जो होता है, मतलब कि एक रिएक्टेंट मिलके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, तो ये अपोजिट है दोनों के। तो आई होप इसको आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कंफ्यूज मत हो जाना। डिकम्पोजिशन सीधे दिख रहा है कि एक जो मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज हो रहा है, यानी ब्रेक हो रहा है अदर दो मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से एक बार लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कर रहा है, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो एक रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज करके दो या दो से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये एकदम अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो आई होप आपको ये चीज से रिलेट कर पा रहे होगे कि क्यों अपोजिट होता है। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए बी, और ये फाइनली रिएक्शन के बाद क्या बनाता है, ए प्लस बी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when calcium carbonate is heated it decomposes into calcium oxide and calcium dioxide. Calcium oxide is called lime और क्विक लाइम एंड इट मे बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ये एक बार क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ये लाइन मतलब हमको नहीं लगता ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते होंगे, इग्नोरिंग लाइन होगा। ये एक बार क्वेश्चन जरूर आ गया था एग्जाम में कि इसका हम लोग यूज कहाँ पड़ता है, तो इसका हम लोग यूज सीमेंट में करते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, लाइम स्टोन को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो ब्रेक होकर क्विक लाइम में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। तो आई होप ये रिएक्शन आप लोग अच्छे से याद कर लेना, आगे आपको काम आएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। एक्टिविटी 1.5 देखो, मैं डायरेक्ट ये एग्जाम्पल दे देता, लेकिन ये एग्जाम्पल जो है ना, सब यूट्यूबर को जाके देखो ना तो ये सिर्फ एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी के थ्रू एग्जाम्पल को समझाया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइंस को हम लोग को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी समझना चाहिए, लेकिन आजकल के टीचर ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी वालों ने तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ आपको प्रोवाइड कराया हुआ है बुक में, लेकिन लोग प्रैक्टिकल को प्रमोट नहीं करते हैं। तो मेरा यही एम रहा कि मैं अपने यूट्यूब के लेक्चर में प्रैक्टिकल चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करूं और अच्छे से आप लोग को समझाऊं। तो इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल डायरेक्ट ना लिख करके आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाता हूं। तो हम लोग को एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, 2 ग्राम हम लोग को फेरस सल्फेट लेना है, ठीक है। और ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है फेरस सल्फेट, इसको शायद नीला टूटिया इसी तरह इसी टाइप कुछ बोलते भी हैं, आप मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कंफर्म कर दूंगा। आप लोग ये जनरल आप लोग शॉप से भी मिल सकता है, आप लोग के सिटी से, मैं उसको कंफर्म कर दूंगा जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, तो देन आप लोग उसे आप खरीद लेना, ठीक। तो 2 ग्राम हम लोग को फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4, आपको याद होगा केमिकल, इतना तो जनरल केमिकल फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए। तो एक अगर आप लोग को, जिन लोगों को केमिकल फार्मूलाज नहीं याद हैं, तो एक आता है एक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बुक, वो आप जनरल बुक होता है, कोई भी शॉप से मिल जाएगा, वो लो और आपको पढ़ो। केमिकल जो आपका केमिस्ट्री है उससे बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक। तो हम लोग को क्या करना है, एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में हम लोग को क्या लेना है, फेरस सल्फेट लेना है, ठीक। और उसका इनिशियल में बिना बॉइलिंग किए, उसको बिना बॉयल किए उसका हम लोग को कलर देखना है, ठीक है। और देन उसको बॉयल करना है टेस्ट ट्यूब को एक बर्नर के और स्प्रिट लैम्प के ऊपर। तो जैसे देखिए ये गर्ल क्या की हुई है, एक टेस्ट ट्यूब को ले लिया अपने हाथ में और इसको एक बर्नर के ऊपर बर्न कर रही है, ठीक। उसके बाद ऑब्जर्व करना है क्रिस्टल, जो क्रिस्टल हैं, जो आयरन सल्फेट के, जो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं, उसको बर्निंग के बाद यानी हीटिंग के बाद ऑब्जर्व करना है, उसमें क्या चेंज आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है। तो ऑब्जर्व हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नोटिस करेंगे कि जो ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट है स्टार्टिंग में बिना हीटिंग के, वो चेंज हो गया किस कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में। क्यों चेंज हो गया है, तो वहां पे एक रिएक्शन हो गया है, ठीक। उसमें रिएक्शन में क्या क्या हुआ है, तो जो फेरस सल्फेट था जब उसको हम लोगों ने हीट किया तो वो स्प्लिट हो गया, यानी कि ब्रेक हो गया, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3 में, ठीक है। तो ये ब्रेक हो गया। देखो तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्टेंट में सिर्फ एक है,
ठीक, एक रिएक्टेंट है, देन ये स्प्लिट होकर 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म किया, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये SO2 और SO3 जो है ये यहाँ से निकल जाते हैं टेस्ट ट्यूब के थ्रू, और फाइनली जो टेस्ट ट्यूब में है उसमें सिर्फ क्या बचा रह जाता है, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, जो कि जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब एक्सपेरिमेंट 1.6, ठीक, ये मान लो एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने देखा था यहाँ, ये देखो, सॉरी एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने लाइमस्टोन वाला एग्जाम्पल देखा, देन हम लोगों ने एग्जाम्पल 2 में क्या देखा, फेरस सल्फेट वाला, देन हम लोगों ने अब एग्जाम्पल 3 देखना है, यानी एक्टिविटी 1.6 देखना है। तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, 2 ग्राम जो है लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में, और ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल्ड ट्वाइस, और इसको होल्ड करना है एक बर्नर और स्प्रिट लैंप के ऊपर। ठीक, और उसके बाद हम लोग को ऑब्जर्वेशन करना है, आखिर क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से एक ब्राउन फ्यूम लाइक चीज निकल रहा है। ये फ्यूम क्या होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और इसको हम लोग अपने फेस के सामने नहीं करेंगे, ये हम लोग को हार्म कर सकता है। तो फेस से थोड़ा सा दूर होके ये सब एक टोंग के थ्रू इसको पकड़ेंगे हम लोग टेस्ट ट्यूब को, तब इसको बर्निंग के ऊपर बॉयल करेंगे, हाथ से नहीं पकड़ेंगे। ठीक, और फेस के डायरेक्शन में नहीं रखेंगे। ये आप लोग एक स्कूल के लैब में कर सकते हो, बस प्रिकॉशन अच्छे से रखना और करना इसको। ठीक, देन इस रिएक्शन में क्या होता है, लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट देते हैं तो वो लेड ऑक्साइड यानी कि PbO में ब्रेक होता है, और फिर NO2 फॉर्म करता है, फिर ऑक्सीजन भी लार्ज अमाउंट में रिलीज करता है। तो इस रिएक्शन में भी जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक रिएक्टेंट है और फाइनली रिएक्शन के बाद क्या बना रहा है, 3 प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इन द एबव एग्जाम्पल 1, 2 and 3 द कंपाउंड डिकम्पोजेज because of heating, so this reaction is called thermal decomposition। ये जो एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने, सॉरी वहाँ पीछे से चलो, ये जो हम लोग एग्जाम्पल 1 देखा लाइमस्टोन वाला, ये ब्रेक हो रहा था, इसमें भी हम लोगों ने हीट दिया था। और ये जो हम लोगों ने फेरस सल्फेट वाला एग्जाम्पल देखा था, इसमें भी हम लोगों ने हीट दिया हुआ था। और इस एग्जाम्पल में भी, यानी लेड नाइट्रेट वाले भी एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने हीट दिया। तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट अपने तरफ से दें, हीट के प्रेजेंस में, वैसा केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में हो, उसे हम लोग वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग एक्टिविटी 1.7 देखते हैं। ठीक, इसमें क्या करना है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, एक प्लास्टिक मग लेना है। सुनो, इसको आप लाइन बाई लाइन आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, मैं इसको समझाता हूँ। एक आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं और उसको वाटर को फिल करना है, और वाटर ऐसा फिल करना है कि इलेक्ट्रोड जो है फाइनली अंदर डूब जाए, यानी अंदर अच्छे से इमर्ज हो जाए। ठीक, देन उस इलेक्ट्रोड को क्या करना है, इस दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब रख देना है। जैसा कि देखो यहाँ इमेज में आपको दिख रहा होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर ये 2 टेस्ट ट्यूब रख दिया गया है। और देन क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रोड है कुछ ऐसा सेटअप करना है रबर स्ट्रोक लगा के कि लीकेज ना हो, और ये स्ट्रोक को इधर 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ देना है। ठीक, और फिर स्विच ऑन कर देना है। देन जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे, कुछ देर के बाद बबल बढ़ने लगेंगे इलेक्ट्रोड पर, और फाइनली वो टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट होने लगेंगे। जब कुछ देर हो जाए तो उन टेस्ट ट्यूब को आप लोग को निकालना है वहां से, और निकाल के उसको एक कैंडल के ऊपर ले जाना है। तो एक टेस्ट ट्यूब को ले जाइएगा, तो जब बर्न होगा तो पॉपअप साउंड देगा, यानी उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है। ठीक, और एक टेस्ट ट्यूब को आप ले जाओगे कैंडल के पास, तो वो अचानक से आग बहुत तेज हो जाएगा। ठीक, तो यानी उसमें ऑक्सीजन है। ठीक, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, तो इसमें H2O जो है, जब उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी देने पर वो H2 और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे भी एक रिएक्टेंट ब्रेक होके 2 प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। तो इन दिस एक्टिविटी ए कंपाउंड is decomposed because of passing of electricity are known as electrolytic decomposition और electrolysis। तो इस decomposition reaction में हम लोगों ने जैसे उस decomposition reaction में हीट दिया हुआ था, तो उसमें हीट देने से ब्रेक हुआ था, decomposition reaction टेक्स प्लेस हुआ था, तो उसको हम लोगों ने थर्मल decomposition कहा था। तो इस रिएक्शन में यानी H2O को हम लोगों ने ब्रेक किया H2 और O2 में, तो इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी दिया था एक्सटर्नली। तो जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और उसको अनदर फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक, अब देन हम लोग अगला एग्जांपल देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, एक्टिविटी 1.8। तो एक्सपेरिमेंट,
तो एक हम लोग को मग लेना है जिसमें हम लोग को सिल्वर क्लोराइड लेना है, और एक सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एक हम लोग को चाइना डिश लेना है। ये एक चाइना डिश एक प्लेट होता है, समझो उस टाइप का प्लेट होता है, उसको लेना है। और देन उसके अंदर हम लोग को 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। ठीक, सिल्वर क्लोराइड लेने के बाद इसका हम लोग का इनिशियल में कलर मतलब कि ऑब्जर्व कर लेना है कि क्या हम लोग का कलर है स्टार्टिंग में। ठीक, देन उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको हम लोग को रख देना है सनलाइट में। ठीक, सनलाइट में रखने के बाद उसके बाद उसमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन हम लोग को करना है कि आखिर उससे हम लोग का क्या चेंज आया। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग आखिर क्या चेंज आया उसमें, तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन छूट गया है, यहाँ पर एक आप लोग लाइन अपने से अटैच कर लेना कि उस चाइना डिश को आफ्टर मतलब इनिशियल में जब उसका कलर ऑब्जर्व कर लेंगे कि कैसा कलर, उसके बाद हम लोग उसको सनलाइट में डालेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे उस सिल्वर क्लोराइड का कलर कुछ समय के बाद। फिर हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट। तो ये क्यों हो जाता है, तो फाइनली जो सिल्वर क्लोराइड होता है जब उसको सनलाइट मिलता है तो वो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगता है, यानी कि वो ब्रेक होने लगता है Ag यानी कि सिल्वर में और क्लोरीन में। यानी जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, उसको जब हम लोग सनलाइट देते हैं तो वो ब्रेक होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है सिल्वर और क्लोरीन में, ये दोनों अलग होने लगते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट है और डिकम्पोज होकर रिएक्शन के बाद 2 प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर बस आप लोग एक लाइन अपने से ऐड कर लेना। तो चलिए आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, देन हम लोग आगे चलते हैं। जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसमें भी सेम इसी तरह रिएक्शन होता है। जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट में रखेंगे, ठीक, देन रखने के बाद क्या होगा, वहां पे जो है सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड भी अलग हो जाएगा। जो ये रिएक्शन होता है इसका यूज आ जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड और जो सिल्वर क्लोराइड था इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें एक्टिविटी में जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज हुआ है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसीलिए इसको फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से। यानी इसमें हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप को देख लिया। एक तो जब हीट के प्रेजेंस में होता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और एक क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के, तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और एक सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 4 में हम लोग बचे हुए जो 3 केमिकल रिएक्शन है यानी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरिजन और एसिडिटी, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, मुश्किल से एक लेक्चर और उसके बाद लेक्चर 4 में हम लोग यानी कि पार्ट 4 में ये लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को ये जो मैंने पढ़ाया है नोट्स के फॉर्म में चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज ड्रॉप कर दें, स्टडी विद विशु मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैं उनको वहाँ लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इस नोट का। तो ठीक, चलिए इसी के साथ हम लोग का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। तो जिन लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा वो जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें। बेल बटन दबाएंगे ही, जैसे ही दबा देंगे आप तैसे ही हम लोग पार्ट 4 का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा पार्ट 4 लेक्चर, तैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में। तो बाय बाय, सी यू सून।